देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है, बीजेपी हार गई है। नतीजों के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कर्नाटक से आगे कांग्रेस है? क्या कर्नाटक के नतीजों ने देश की राजनीति का फ्यूचर सेट कर दिया है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक चलने वाली पॉलिटिक्स का सूत्रधार अब कांग्रेस बन गई है? क्या बीजेपी के विरोध का किंग कांग्रेस है? क्या मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना होगा? करीब 1.5 दर्जन गैर बीजेपी नेता हैं। अब वो मोदी के खिलाफ चुनावी राजनीति में क्या करेंगे? लोकसभा की 543 सीट पर कौन पार्टी क्या करेगी या क्या कर सकती है? इससे देश की राजनीति क्या आकार लेगी? पहला, दूसरा और तीसरा या फिर उससे भी ज्यादा मोर्चे की दिशा में क्या होगा? बीजेपी या एनडीए क्या करेगी? कांग्रेस या यूपीए का क्या होगा? ये बहुत से सवाल हैं जो लोगों के मन में कुलबुला रहे हैं। हम इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं कर्नाटक के रास्ते 2024 के वास्ते में। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, एमके स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, सुखबीर सिंह बादल, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ तैयारी में लगे। इसमें से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल मोर्चेबंदी में लगे। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने बारी बारी से देश के सभी मोदी विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करके संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन इनके दावों और प्रयासों में पलीता भी लगता रहता है। जैसे नीतीश कुमार ओडिशा के नवीन पटनायक से मिले, फिर नवीन पटनायक प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इसके बाद नवीन पटनायक ने जो बयान दिया उसका 2024 के लिए सीधा संदेश निकाला जा रहा है। उसे बिहार और देश की राजनीति की नब्ज जानने वालों से समझिए। नवीन पटनायक जी से मिलने के बाद नीतीश बाबू ने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, औपचारिक मुलाकात में हम लोग आए थे। लेकिन नवीन बाबू ने पोल खोल दी। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है, ये नवीन बाबू ने कहा। तो इससे यह परिलक्षित होता है कि नीतीश बाबू जो गए थे नवीन बाबू से बात करने के लिए, उसमें उन्होंने तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने की कोशिश की होगी। अब इसमें पेच यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, बड़े नेता राहुल जी, इन सब लोगों से मिल करके वो विपक्षी एकता के लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे दूत बन करके ही जा रहे हैं जगह जगह। लेकिन नवीन बाबू की बात माने तो उसका अर्थ यह हुआ कि ये कांग्रेस के दूत बन करके तो जा रहे हैं, लेकिन ये तीसरे मोर्चे की संभावना तलाश रहे हैं। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं सबके एक होने का, ये सब एक नहीं हो सकते और ये कोई नया प्रयास नहीं है। ये प्रयास तो आप देखिए ना, हमेशा से रहा है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से जो केंद्रीय सत्ता होती है उसको हटाने के लिए डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था गैर कांग्रेसवाद चलाया था ना। और जितनी क्षेत्रीय पार्टियां आज आई हैं ये सब गैर कांग्रेसवाद की उपज हैं। ये कोई बीजेपी को हरा करके नहीं बनी है, ये सब अपने अपने राज्य में कांग्रेस को खदेड़ करके तभी सत्ता में आई है। तो कहने का अर्थ ये है कि और ये चूँकि इसलिए नहीं हो सकता कि क्षेत्रीय पार्टियों को कई जो कोर स्ट्रेंथ है वो कांग्रेस से ली गई स्ट्रेंथ है। इवन आप पार्टी की भी जो स्ट्रेंथ है वो कांग्रेस से ली गई स्ट्रेंथ है।
तो पहली बात तो ये है कि गैर कांग्रेसवाद से उपजी पार्टियां कांग्रेस के साथ एक हो जाएंगी, नहीं हो सकता। पहली बात, कांग्रेस ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज जो उसकी स्थिति है, कल को मान लीजिए कि सारे लोग मिल जाते हैं और एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो कांग्रेस को तो पूरे देश में 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी लड़ने के लिए। और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अपने अस्तित्व में रहने के लिए कम से कम 400 सीटें पार्लियामेंट की अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ते हैं। तब वो मैसेज जाती है कि हम अल्टरनेट हैं, हम एक विकल्प हैं। मोदी हर चुनाव में अपनी राजनीति बदलते हैं, साथियों के साथ लड़ना लेकिन अपने दम पर बहुमत का इंतजाम करना उनकी रणनीति थी। लेकिन 2024 में वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं। वो नए दोस्त तैयार कर रहे हैं जिनसे चुनाव में दुश्मन की तरह लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे। मोदी खेमे की इस बदली हुई रणनीति के हिसाब से आज के किरदार देखें तो मोदी विरोधी मोर्चे की पूरी एक्सरसाइज सवालों के घेरे में आ जाती है। जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो वहां आज के मोदी विरोधी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कभी उनके एनडीए के साथी रहे और कभी उनके विरोधी रहे गुलाम नबी आजाद उनके गुप्त दोस्त कहे जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट और यूनियन टेरिटरी के कुल वोट का 26.3% वोट पर राजनीति की दिशा क्या होगी, इसे समझते हैं। भाजपा को हराने के लिए जब हम नेशनल वाइड पर देख रहे हैं तो अपोजिशन जो है वो इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं हर सतह पर। हमने देखा कि महाराष्ट्र में ये जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ गए, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है कुछ बाज़ की जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उसके साथ कांग्रेस जो है वो जा सकती है। सीपीएम चूँकि वो मरकज़ में बीजेपी के ख़िलाफ़ अपना नज़रिया रखती है, वो जम्मू कश्मीर में कोई इत्तेहाद कर सकती है, लेकिन गो कि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। जो नई सियासी पार्टियाँ दफ़ा 370 की तनसीब के बाद जम्मू कश्मीर में उभर कर सामने आई है, उनका एक अलग नज़रिया है और डेफिनेटली वो उस इत्तेहाद के साथ नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने एजेंडे को लेकर आगे जाएगी। मुल्क की मरकज़ी सरकार का हाल देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 50 बरसों या 60 बरसों के दौरान अपने मुल्क के आवाम को वादे दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दफ़ा 370 हटाऊंगा, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करूंगा, उन्होंने बहाल किया। इसी तरह से जो आज के सियासी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी नई पार्टी हो या पुरानी रीजनल पार्टी हो, उन्हें अपना जो सियासी नज़रिया वो तब्दील करके सिर्फ लोगों के नज़रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आगे आना चाहिए और उनकी तामीर तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब के बाद सिर्फ राजनीति चलेगी तो वो ये चलेगी कि लोगों को आप क्या दे पाएंगे, लोगों की तामीर तरक्की कैसे की जा सकती है, यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे मिल सकता है, यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो कैसे तब्दील हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब उन सियासी पार्टियों का रोल वो नहीं रहेगा जो पहले अय्याम में होता था। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के साथ लोकसभा में आम आदमी पार्टी पहुंच गई, लेकिन इसका संकेत 2024 के लिए कितना आशावादी हो सकता है। बीजेपी ने 2024 के लिए अपने आक्रामक विरोधी और प्रभावी दोस्त लॉक कर लिया। पंजाब में अकाली दल उनके साथ था, लेकिन सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी उनकी मुखर विरोधी है, लेकिन इन सब की साझा विरोधी है कांग्रेस। पंजाब में इस बार के चुनाव बिना प्रकाश सिंह बादल के होंगे, जो कि अकाली दल को पहले से कमजोर करता है। प्रदेश में खालिस्तान समर्थक आंदोलन भी जोर मार रहा है। अमृतपाल सिंह का उदय और सक्रियता राजनीति को जड़ से हिला रही है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में जहाँ बीजेपी अपने विरोधी से खुद नहीं लड़ सकती, वहाँ पर वो अपने विरोधी के सामने जो भी मजबूत है उसे और मजबूती देने की रणनीति पर काम कर रही है, जो नतीजों के बाद उनका दोस्त बन सके। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, देश में कुल वोटर का 2.48% पंजाब में है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सांसद सिर्फ एक।
जबकि बीजेपी भले ही विधानसभा में कमजोर है, लेकिन लोकसभा में उसके सांसद हैं 2। ऐसे में 2024 के लिए पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और अन्य दलों का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसे भी समझते हैं। हमारा तो अब तक नुकसान जो हुआ अकाली दल की वजह से हुआ, अब हम जो है वो छोटे बड़े भाई वाली बात नहीं कहीं नज़र आ रही थी, तो उसको अलायंस के बगैर जहाँ किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और जो अभी से देखने को मिल रहा है, जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अलग होने के बाद अर्बन शहरों में, अर्बन एरिया में इनका आधार अकाली दल का नहीं था, क्योंकि ख़ास तौर पर जो है दोआबा में बीजेपी का आधार अर्बन में अच्छा था। यही मार जो लोकसभा चुनाव में भी इसी को लेके पूरी मार पड़ती भी नज़र आ रही है कि अर्बन में बीजेपी ले जाएगी। पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट, जबकि पूरे देश का 1.91% वोटर यहाँ रहता है। हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटर के जरिए बढ़त बनाने की रणनीति पर काम किया, वो सफल हुई। लेकिन कांग्रेस यहाँ ताकतवर है। हुड्डा परिवार कांग्रेस की ताकत है, लेकिन कुमारी शैलजा सहित दूसरे बड़े कांग्रेसी हैं, उनकी खेमेबंदी घातक है। चौटाला परिवार अभय और अजय चौटाला में बटा हुआ है। दुष्यंत चौटाला अभी बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम है। आम आदमी पार्टी काफी मेहनत कर रही है, तो यहाँ कांग्रेस को रोकने में आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी की भूमिका अहम होगी। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक तरह से रेफरेंडम होता है। 2018 में भी बीजेपी को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 104 सीटें थी, है ना। लेकिन जैसे ही एक साल के बाद 2019 का चुनाव हुआ, सारी सीटें बीजेपी को मिल गई। राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, बीजेपी हार गई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी सीटें बीजेपी को मिल गई। अब देखिए ना, जैसे अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले होते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें आई, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो सब वहाँ चला जाता है। क्या होता है कि मोदी का जो एक पर्सनालिटी है, लोग जानते हैं, स्टेट के लिए अपने स्टेट के कंसिडरेशन होते हैं, स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे वसुंधरा, वहाँ तो नारा ही था, रानी तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं। ओपनली लोग कह रहे थे कि हम मोदी को वोट देंगे, लेकिन स्टेट में नहीं देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा की 7 की 7 सीट बीजेपी के पास। यहाँ कांग्रेस का पत्ता साफ, स्थानीय निकाय भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही फंसे हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शोकेस करके बड़ी भूमिका की तलाश में लगे हैं। मोदी विरोध का गैर कांग्रेसी चेहरा बनने में लगे लोग अरविंद केजरीवाल से मिलने जरूर आते हैं। खुद केजरीवाल भी ऐसे मूव्स को एक्टिव रखते हैं जो उन्हें मोदी के अपोजिट बड़ा नाम साबित कर। लेकिन उनके मंत्रियों के जेल जाने, उनके महंगे घर, शराब घोटाले और करप्शन के आरोपों का उनकी राजनीति पर असर पड़ा। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट मिटाने के अलावा और क्या कर सकती है, आइए समझते हैं। तो बेसिकली केजरीवाल क्या है कि जहां बीजेपी, जिन जिन राज्यों में बीजेपी स्ट्रेंथ में नहीं है या किन्हीं कारणों से, जहां कोई रीजनल पार्टी नहीं है, जहां सिर्फ कांग्रेस की फाइट होती है, वहां कांग्रेस की जगह बीजेपी, ये आप पार्टी ले लेती है। दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करके, बीजेपी तो नहीं खत्म हुई। इंदिरा गांधी, नेहरू जी के ज़माने से एक सॉफ्ट सोशलिज्म चलता था, उसके सहारे सीपीएम की राजनीति थी, कांग्रेस की राजनीति थी। मोदी ने वो सॉफ्ट सोशलिज्म भी ले लिया, लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया, जो भी है। तो केजरीवाल जो सोचे थे और जो केजरीवाल जिस मंजिल पर पहुंचे हैं, मुझे शाहिर की वो एक लाइन याद आती है, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, और अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशान मालूम नहीं। यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कांग्रेस के परंपरागत वोट कम करते हैं।
80 लोकसभा सीट के लिए देश के 15.27% वोटर का मैनेजमेंट करना है। यूपी के इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के चुनाव में उतरेगी। बीजेपी का प्लान है कि वो समाजवादी पार्टी को लोकसभा से दूर रखे, भले इसके लिए उसे बीएसपी को ताकतवर क्यों न बनाना पड़े। लेकिन यूपी में हमेशा की तरह बीजेपी के पास कांग्रेस को रोकने के लिए बहुत से दल हैं। उसका खुद का वोट बैंक आधार यहाँ बहुत मजबूत है। इतिहास गवाह है कि यूपी में गैर बीजेपी दलों के गठबंधन से कोई खास बढ़त किसी को आज तक नहीं मिल पाई है। आज की राजनीतिक वास्तविकता पे अगर हम लोग गौर करें तो मुझे लगता है कि अखिलेश से काफ़ी आशाएं होंगी गैर भाजपाई पार्टियों को, क्योंकि बाकी सारे प्रदेशों में हर गैर भाजपाई पार्टी की हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश अकेला है जहां 100 से ज़्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव इसको ठीक से सम्यक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से भावुक हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें बजाय सफलता के विफलता मिलती जा रही है। विधानसभा के चुनाव की हार जीत से लोकसभा के चुनाव अप्रभावित भी रह सकते हैं। इसका अच्छा सैंपल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली वगैरह हैं, जहां पर राज्य सरकार गैर बीजेपी है लेकिन लोकसभा सीट पर बढ़त बीजेपी की है। बिहार भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ बीजेपी सत्ता से दूर है लेकिन लोकसभा में वो राज्य सरकार चलाने वाली जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी से अलग अलग आगे। नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ एक संगठन बनाने में लगे लेकिन उन्हें अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली। बिहार में लालू तेजस्वी की आरजेडी, नीतीश की जेडी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। बिहार में जाति आधारित प्रयोग फिर शुरू हो चुके हैं। आईएएस हत्याकांड के आनंद मोहन सिंह की रिहाई ने बिहार की वोट पॉलिटिक्स को नई चाल दी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और देश के कुल वोटर का 7.63% इनका फैसला करता है। कर्नाटक नतीजों से एक बात और साफ है कि अगर पार्टी के पास क्षेत्रीय चेहरे नहीं है तो केवल केंद्रीय चेहरों के बल पर चुनाव जीतने में दिक्कत हो सकती है। बिहार में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है। कई ऐसे बिहार में जो 40 लोकसभा सीट हैं, उस 40 लोकसभा सीट में कई ऐसे हैं जहां पर राजद और जदयू के बीच में तनातनी की स्थिति देखने को मिलेगी। उसी तरह से जो अन्य घटक दल हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले समेत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और तो यह इन सब के और कांग्रेस के बीच में होगी। और देखिए, यह जो विपक्षी एकता की कवायद है, यह कांग्रेस के खिलाफ, अब जहां जहां तो जिस स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ जो है तो कांग्रेस वहां पर है, उसी के खिलाफ जो है तो वह कैसे होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। फोकस जो इनका है कि महाराष्ट्र पर है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, हालांकि उत्तर प्रदेश पर भी है लेकिन उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सफलता उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। लेकिन तब है कि ये 4 जो प्रदेश है जहाँ ये अपने को मजबूत लोग समझते हैं, तो ये 4 प्रदेश में अगर बढ़िया से लड़ गए चुनाव तो भाजपा जो अभी 303 है वो भाजपा आ जाएगी। ये चाहते हैं कि भाजपा को हम ला दें 240 तक, तो 240 आ जाएगी तो इनको सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, तो 32 की जरूरत है। उस स्थिति में फिर जो है देखिए, पोस्ट पोल में भी बहुत कुछ हो सकता है। पोस्ट पोल में कर्नाटक के नतीजों ने मोदी विरोधियों को चुनावी जीत को दी। झारखंड में मोदी विरोध का चेहरा है हेमंत सोरेन। यहाँ लोकसभा की कुल 14 सीट है, जिनके लिए देश के कुल वोटर का 2.68% वोटर वोट देते हैं। बीजेपी के पास यहाँ 11 सीट है, उसे 51% वोट मिले, जबकि मोदी विरोधियों को जेएमएम 1 सीट और 12% वोट मिले। कांग्रेस को 16% वोट और 1 सीट। अब यहाँ 2024 तक क्या जोड़ तोड़ होगा, आइए इसे समझ लेते हैं। हेमंत सोरेन जी तीसरे मोर्चे
की तरफ जाने वाले नहीं हैं। उनको ज़्यादा फायदा इसी में है कि कांग्रेस साथ में रहे, आरजेडी साथ में रहे, ताकि भाजपा विरोधी मतों का एक खास मत जो भाजपा के खिलाफ पड़ते हैं उनका बंटवारा न हो और उनकी कुर्सी सलामत रहे, आगे भी उनकी सलामती की संभावना बनी रहे। तो तीसरे मोर्चे का जो फरेब अगर है नीतीश बाबू, क्योंकि नीतीश बाबू बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब कहाँ जाएंगे, कब क्या करेंगे, किससे क्या बात करेंगे, कहाँ क्या तीर चलाएंगे। दूसरी बात यह हो सकता है कि वो झारखंड में अपने लिए भी जमीन तलाश रहे हों। ममता बनर्जी मोदी के विरोध का बड़ा चेहरा है। हाल के दिनों में उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश की। 2024 के लिए वो गैर बीजेपी नेता जो बड़ी भूमिका के लिए उत्साहित है, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की है। समाजवादी पार्टी ने तो अपने दल की कार्यकारिणी की बैठक भी कोलकाता में कर दी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट और देश के कुल वोटर का 8.02% यहाँ रहता है। यहाँ बीजेपी को 40% वोट मिले और 18 सीट। ममता बनर्जी की तृणमूल को 43% वोट मिला और 22 सीट। यहाँ भी विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग रुझान का फर्क देखा जा सकता है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को काफी मजबूत बना दिया। ऐसे में बंगाल से बाहर निकलने के लिए ममता बनर्जी क्या सही रास्ते पर हैं, इसे भी समझते हैं। 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद ममता बनर्जी की नेशनल पॉलिटिक्स में जो पोजीशन थी उसमें कुछ सेटबैक आया। जो पहला सेटबैक है, जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था उसी समय विरोधी परिसर में ममता बनर्जी ने जो शौक पहुंचा था, उन्होंने मार्गरेट अल्वा विरोधी जो कैंडिडेट थी उनको समर्थन नहीं दिया और चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी एब्स्टेंट था। इसमें कुछ शक पैदा हुआ विरोधी परिसर में, जे अगर जो यूनिटी की बात ममता बनर्जी कहती है उसमें उनका पार्टी का ये जो स्टैंड था, ये स्टैंड शक पैदा किया। दूसरा जो सेटबैक आया कि नेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल पार्टी ये जो लेवल है, ये लेवल उनको हाथ से चली गई। नवीन पटनायक गैर बीजेपी सरकार का सफल चेहरा माने जाते हैं। वो चुपचाप काम करते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का शोर बहुत बड़ा है। ओडिशा में लोकसभा की 31 सीट और देश का 4.01% वोटर यहाँ रहते हैं। राज्य की सत्ता पर कायम बीजू जनता दल के पास 43% वोट और 12 सीट। भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीट और 38% वोट। ओडिशा ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा और लोकसभा दोनों में एक ही दल की बढ़त है। नवीन पटनायक वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मोदी मजबूत है। जैसे उनका बयान कि तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं है, जबकि उनसे मिलने वाले ममता और नीतीश इसी एजेंडे को लेकर उनसे मुलाकात को सफल बता रहे हैं। विपक्ष की जो सबसे बड़ी ताकत है कि एक हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी कमजोरी है जिसको जनता नहीं पसंद करेगी कि आप क्यों एक हो रहे हैं, वो कहेंगे मोदी को हराने के लिए। पॉलिटिक्स में निगेटिव नैरेटिव के सहारे राजनीति नहीं की जाती। इंदिरा गांधी निकली, जब कांग्रेस से उनको निकाला गया, अकेली थी वो, एक कमला त्रिपाठी उनके साथ आए थे। इंदिरा गांधी जब कैंपेन पे गई 71 के इलेक्शन में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इन कांग्रेसियों को हराने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ या पुरानी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और पूरा देश ने उनको थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी दक्षिण भारत से बाहर हो चुकी है। यहाँ उसके पास ना तो अच्छे साथी हैं और ना ही खुद की सफलता। दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीट है और देश के कुल वोटर का 24.61% वोटर यहाँ रहता है। लेकिन बीजेपी के पास यहाँ कर्नाटक की 28 में
51% वोट के साथ 25 सीट हैं। तेलंगाना में 19% वोट के साथ 4 सीट, यानी 129 में से 29 सीट। साउथ के बड़े प्लेयर्स में स्टालिन की डीएमके, जयललिता की एआईएडीएमके वामपंथी दल हैं, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इक्वेशन अलग है। आंध्र में जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव और ओवैसी, जबकि यहाँ पर जगन की बहन शर्मिला प्रयास करती भी दिखती है। चंद्रशेखर राव ने तो 2024 के मद्देनजर अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस तक रख दिया। वो भी मोदी विरोध का बड़ा चेहरा बनने की कसरत कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण भारत किस रास्ते पर चलेगा, आइए समझते हैं। कांग्रेस ने अभी बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनको कुछ लेना देना नहीं है तेलंगाना में किसी पार्टी के साथ। वो अपने आप ही कंटेस्ट करेगा, अकेले कंटेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बीआरएस किसी फ्रंट में नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रंट तो दो ही रहेंगे। एक तो एनडीए का रहेगा बीजेपी के लीडरशिप में, दूसरा फ्रंट जो होगा कांग्रेस के लीडरशिप में यूपीए। अब थर्ड फ्रंट के लिए जगह कहाँ मिला? मुझे लगता है कि अगर विपक्षी राजनीति का कोई सबसे मजबूत गढ़ या मजबूत गारंटी है तो वो तमिलनाडु है, क्योंकि वहाँ पर डीएमके और एआईएडीएमके के पार्टी नेतृत्व में जो ट्रांजिशन पिछले 5-6 साल में हुए, उसमें कलिंगर का जाना या पुरुषी तलवी का जाना, इन दोनों में से जो एक बड़ा स्पेस खाली हुआ था उसको डीएमके में स्टालिन ने तो बहुत अच्छी तरह से भर दिया, लेकिन एआईएडीएमके की ओर से नेतृत्व में बहुत बड़ा शून्य रहा, क्योंकि जयललिता ने किसी एक बड़े लीडर को अपने नीचे ग्रूम नहीं किया था। डीएमके कभी भी बीजेपी के साथ नहीं हुई और एआईएडीएमके ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो ऐसे में डीएमके बहुत बड़े एज के साथ सामने है और डीएमके यूपीए का सबसे अच्छा, रिलायबल और मजबूत गठबंधन घटक दल है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शिंदे, शरद पवार और अजीत पवार, इन चेहरों के बीच महाराष्ट्र की 2024 की तस्वीर बनते बिगड़ते देखा जा रहा है। यहाँ लोकसभा के 48 सीट का फैसला देश के 9.1% वोटर करते हैं। यहाँ बीजेपी ने 2019 में 27% वोट के साथ 23 सीट जीती थी। शिवसेना को 23% वोट और 18 सीट, शरद पवार को 15% वोट और 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 16% वोट के साथ 1 सीट। लेकिन फिर शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी। 2024 में ठाकरे परिवार के पास शिवसेना का नाम और निशान दोनों नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी है। तो क्या उद्धव और शिंदे मिल सकते हैं और बीजेपी सेना फिर साथ आ सकती है? क्योंकि महाविकास अघाड़ी का प्रयोग ठाकरे वंश के लिए बहुत घातक साबित हुआ। शरद पवार ने क्लियर किया है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, और अभी जो ऑल थर्ड पार्टी, छोटी छोटी पार्टीज जो हैं, सबका संगठन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे जी अभी वापस इनके साथ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि क्या है कि जितने भी लोग उद्धव जी को छोड़ के चले गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। राज ठाकरे आए वापस, नारायण राणे वापस आ गए, तो कोई आते नहीं है वापस, एक बार छोड़ के चले गए। कर्नाटक के बाद तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, यहाँ पर पार्टियों का प्रदर्शन 2024 के लिए माहौल बनाने का काम करेगा। इनके नतीजे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसकी गवाही इतिहास नहीं देता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव परिणाम और विधानसभा के चुनाव परिणाम बिल्कुल अलग तरह से आते हैं। जो विधानसभा का चुनाव परिणाम होता है उस तरह से लोकसभा का चुनाव परिणाम नहीं होता। सरकार कंटेम्प्रेरी मुद्दे होते हैं और उसके आधार पर वोटिंग होती है, और कभी इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है, कभी कांग्रेस को मिल जाता है। आमतौर पर जो नेशनल सिनेरियो है, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो हवा चलती है, उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में अधिक पड़ता है। 2024 तक कांग्रेस अब विरोधियों की गाड़ी का ड्राइवर बनने की कोशिश करेगी। यूपीए और एनडीए दोनों अपने दलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव के पूर्व कोई निर्णायक गैर बीजेपी गठबंधन तैयार न हो सके। इसके लिए बीजेपी हर गठबंधन को केवल मोदी विरोधियों का गुट साबित करेगी। विरोधी अपनी भूमिका के लिए
मोदी सरकार की आलोचना कर इसे मजबूत किया। नतीजा, मोदी की मजबूती को मौजूदा रणनीति से वोट वाला खतरा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।